आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले आज हम उस तैयारी की बात करते हैं जो आज से 10 साल पहले लापता हुआ था। काफ़ी तलाश के बाद आज तक ये मालूम न हो सका कि आखिर वो तैयारा गया तो गया कहाँ। जहाँ नाजरीन, बात हम करेंगे आज MH370 मलेशिया ने 10 बरस कबल लापता होने वाले तैयारे की तलाश दोबारा शुरू करने पर अब रजामंदी जाहिर कर दी है। बाज़ाब्ता तौर पर मलेशियन वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि लापता मलेशिया एयरलाइंस की जो तैयारा था उस हवाले से दोबारा से अब बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तलाश शुरू कर दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, मलेशिया ने 10 बरस कबल लापता होने वाले तैयारे की तलाश दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मलेशियन वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि लापता मलेशिया एयरलाइंस की परवाज MH370 के मलबे की तलाश दोबारा शुरू करने पर असूली तौर पर इत्तेफाक हो गया है। और उन्होंने कहा कि तैयारी की तलाश दोबारा शुरू करने के लिए एविएशन इन्फिनिटी से माहदा हो गया है और एविएशन इन्फिनिटी को MH370 का मलबा मिलने पर $7 करोड़ मिलेंगे। आपको बताते चले कि मलेशिया एयरलाइंस की परवाज 8 मार्च 2014 को कोलालमपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हो गई थी और 10 साल कबल लापता होने वाले इस मलेशियन तैयारे बोइंग 777 में 227 मुसाफिर और 12 अमले के अफराद सवार थे। सैटेलाइट से हासिल करदा डेटा के मुताबिक तैयारा आखिरी मर्तबा ऑस्ट्रेलवी शहर पर्थ से मगरिब में बहर हिंद के ऊपर देखा गया था और मलेशिया के हुकाम के ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक तैयारा ऑस्ट्रेलिया के जनूब मगरिब में गिरकर तबाह हुआ था। मलेशिया एयरलाइंस की परवाज MH370 की तलाश का काम फिजाई तारीख के सबसे बड़े ज़ेरियाब ऑपरेशंस में से एक था और इसमें ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन जैसे ममालिक शामिल थे। इस ऑपरेशन के दौरान 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में तैयारे का मलबा तलाश किया गया है, जिसमें अंदाजन $120 मिलियन की लागत आई और इसे 1046 दिनों की तलाश के बाद जनवरी 2017 में इसकी तलाश को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज 10 साल के बाद दोबारा से इसकी तलाश शुरू कर दी गई। इसका मलबा तलाश करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नए से अब इसकी तलाश शुरू कर दी जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से मलेशियन वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि अब मलेशिया की परवाज MH370 के मलबे की तलाश दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया है और तलाश दोबारा शुरू करने के लिए एविएशन इन्फिनिटी से माहदा हो गया है और इस सिलसिले में MH370 का मलबा मिलने पर उसको $7 करोड़ मिलेंगे अगर इसका मलबा तलाश किया गया। मलबा मिलने के लिए आपको बताते चले कि 8 मार्च 2014 को ये तैयारा लापता हो गया था, कोलालमपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हो गया था और उसके साथ साथ ही इस तैयारे में 227 मुसाफिरों के साथ साथ 12 अमले के अफराद भी सवार थे। November 2024, that was last Friday, the Cabinet has agreed in principle to accept the proposal from Ocean Infinity United Kingdom to proceed with seabed search operations to locate the wreckage of flight MH370 in a new area estimated at 15,000 square kilometers in the southern Indian Ocean. This endeavor will be based on the no fine, no fee principle. Under this principle, the Malaysian government will not be required to pay Ocean Infinity any fees unless the wreckage of the aircraft is discovered. The proposed new search area identified by Ocean Infinity is based on the latest information and data analysis conducted by experts and researchers. The company's proposal is credible on 13 बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के मौसम की भी करते हैं, क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर 40 रोज़ा
जो बादशाह हैं, कहा जाता है कि सर्दियों का बादशाह चिल कलान, आज से इसकी शुरुआत होगी। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और ठिठुरती सर्दी के बीच आज दरमियानी शब से सख्त सर्दियों के 40 दिनों पर मुहित चिल कलान का आगाज हो जाएगा। चिल कलान जो कि 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी को इख्तिताम पजीर हो जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर आज रात से 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी। चिल कलान के दौरान जो कपकपा देने वाली ठंड में मजीद इजाफा हो जाता है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर के अंदर जो सर्द मौसम है, शदीद सर्दी है, वो लगातार जारी हैं, जबकि भारी बर्फबारी और दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमत से काफ़ी नीचे दर्ज होने के बायस आबी ज़खायर, यहाँ तक कि घरों में पानी के नल भी मुंजमद हो जाते हैं जब ये चिल कलान इसकी शुरुआत होती है। और चिल कलान अपने 40 रोज़ के दौरान अपना तमाम तर ताकत और ज़ोर इस्तेमाल करके लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। अमूमी तौर पर चिल कलान में यकबस्ता हवाओं की वजह से पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में आ जाती है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से वादी कश्मीर में मौसम खुश्क रहने के बीच दिन में हल्की धूप और रात के औकात में आसमान साफ रहने के नतीजे में रात के दर्ज हरारत में लगातार कमी रिकॉर्ड की जा रही है। चिल कलान के दौरान डल झील समेत वादी के दीगर आबी ज़खायर जम जाते हैं। 21 दिसंबर से 70 दिनों पर मुहित शदीद सर्दी के 3 मराहिल से यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसमें चिल कलान के 40 रोज़, चिला खुर्द के 20 और चिला बच के 10 दिन शामिल हैं। और इन्हीं अयाम के दौरान सर्दी के नए रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक 21 और 22 दिसंबर को मौसम अबर आलूद रहने के इम्कानात है, जबकि कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि 26 दिसंबर तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। ताहम महकमे मौसमियात ने अवाम और सयाहों को मशवरा दिया कि बर्फानी सड़कों और अहम गुजरगाहों पर एहतियात बरते और इंतजामी की तरफ से जारी करदा ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। बढ़ते आगे बाद जरा बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर हुकूमत की जानिब से सूबा कश्मीर और जम्मू सूबे के सरमाए ज़ूनस के डिग्री कॉलेजेस के लिए 27 दिसंबर से मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर गर्मियों के ज़ूनस में 1 जनवरी यानी कि जम्मू के जो गर्माई ज़ूनस में कॉलेज आते हैं उनके लिए भी तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। जो जम्मू के गर्मियों के ज़ून्स में वाक़या कॉलेज, उनके लिए 1 जनवरी यानी कि 1 जन से 10 जनवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 10 दिनों ये तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिस दौरान कश्मीर सूबे और जम्मू सूबे के सरमाए ज़ून्स में जो आने वाले डिग्री कॉलेज हैं 27 दिसंबर से 14 फरवरी तक सरमाई तातीलात होंगी। लेकिन जो जम्मू सूबे के जो गरमाई ज़ून्स के कॉलेजेस हैं उनके लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी तक तातीलात का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। दोबारा खैर मकदम है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन आम बजट से कबल तमाम रियासती वज़राए ख़जाना से मुलाकात करेंगी। ये इजलास 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करने से कबल तलब किया गया है, ताकि तमाम रियासतों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो हाल ही में जयपुर और पूंछ का दौरा कर चुके, जैसलमेर पहुंचे हैं, जहां वो वज़ीर ख़जाना से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान पश्मीना सन्नत पर लगने वाली GST समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादुले ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आला के दफ्तर के ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि उमर अब्दुल्ला ने पहले
दिल्ली के अंदर निर्मला सीतारमण वज़ीर ख़जाना उनके साथ मुलाकात की थी, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के दरपेश मसाइल से आगाह किया गया था और तकरीबन 600 करोड़ रुपए के इजाफी ग्रांट्स की दरख्वास्त की गई थी। याद रहे कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी है और गालिबन फरवरी में जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश किया जाएगा और इस सिलसिले में बजट से कबल ही जो आम बजट 1 जनवरी को पेश करना है, उससे पहले ही जैसलमेर के अंदर प्री बजट मीटिंग, जिसमें मुख्तलिफ जो मुल्क की रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जो वज़राए ख़जाना है उनके साथ साथ ये मीटिंग होने वाली हैं और उमर अब्दुल्ला भी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से इस हवाले से मीटिंग कर रहे हैं, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की जाएगी। इस सिलसिले में इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर ख़जाना से दिल्ली में एक बार मुलाकात की गई थी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज एक IT नुमाइश का जम्मू में इफ्तिताह किया है। ये तकरीबा जदीद तरीन IT मस्तूआत की नुमाइश के लिए हैं। 40 से ज़्यादा टॉप ब्रांड्स अपनी मस्तूआत और ख़ुदमात की नुमाइश कर रहे हैं। ये इवेंट तलबा, आम आवाम और ख़रीदारों के लिए भी है, जिसका मकसद मकामी ताजरों को फ़रोग़ देना ताकि हुकूमत की IT की ख़रीदारी मकामी ताजरों के ज़रिए हो। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि एक्सपो का इनेकाद कंपनियों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जदीद इजादात को दिखाने का मौका फराहम करता है और साथ ही साथ मकामी कंपनियों और कौमी खिलाड़ियों के दरमियान तबादले का ज़रिया भी है। उन्होंने कहा है कि हमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आगाह होना होगा, क्योंकि मौजूदा दौर में मुसाबकी और मुतलका होना ज़रूरी है। जिला राजौरी के कोटरंका इलाके के पुलिस थाना बुधल के तहत आने वाले इलाका समूत में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद की 19 मरला ज़मीन को अटैच किया है। ज़राए के मुताबिक कई बरस कबल ये शख्स मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के बाद सरहद के उस पार से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में वहाँ से चला रहा था और अब इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई करते हुए 19 मरला ज़मीन को अटैच किया गया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाभरू ने ज़ेर तामीर नियाबत ऑफिस सैबू का साइट पर जाकर जायजा लिया और इस मंसूबे की बरवक्त तकमील पर जोर दिया है। दौरे के दौरान उन्होंने मुतलका हुकाम और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को हिदायत की कि वह मुकर्ररा डेडलाइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने इंतजामिया की तवज्जो इस मंसूबे को मयारी काम के साथ वक्त पर मुकम्मल करने पर मरकूज करने पर जोर दिया है। नियाबत ऑफिस सैबू को हाल ही में मंजूर किया गया है और इस मंसूबे का मकसद इंतजामी कारकर्दगी को बढ़ाना और इलाके की मकामी आबादी को बेहतर खदमात फराहम करना है। उन्होंने मकामी बाशिंदों से भी बातचीत की और उनकी तजावीज़ और पेश करदा मसाइल को सुना। वाज़ह है कि ज़िला बडगाम में तहसील ऑफिस बीकेपुरा, नियाबत निगम नियाबत और एडिशनल एंट्री कॉम्प्लेक्स पखरपुरा की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। नाजरीन, अब तक जारी रहेगा यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारत। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सरहदी जिला राजौरी के सब डिवीजन थाना मंडी में बेशतर सरकारी दफातर किराए की इमारतों से अपना काम काज चला रहे हैं। जगह दस्तियाब होने, रुकूमत मुख्तस किए जाने के बावजूद सरकारी दफातरों की तामीर गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार है, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक थाना मंडी सब डिवीजन में कुल 26 सरकारी दफातर हैं, जिनमें से 16 किराए की इमारतों में कामकाज चला रहे हैं। उनमें तहसीलदार, समाजी बहबूद, SDM, ZDO, सरकारी लाइब्रेरी, पोस्ट ऑफिस, सरकारी राशन स्टोर काबिल ज़िक्र हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 16 दफातर का मजमूई तौर पर 2,40,300 रुपये माहाना किराया अदा किया जा रहा है। SDM दफ्तर का माहाना 18,000 रुपये, तहसील दफ्तर का 24,000 रुपये, ICDS का दफ्तर 10,000 रुपये, महकमे समाजी बहबूद का 8,000 रुपये, महकमे ज़राअत का 7,500, हॉर्टिकल्चर दफ्तर के लिए
6,000 रुपये, जोनल फिजिकल एजुकेशन दफ्तर के लिए 3,900 रुपये, महकमे डाक खाना के 3,500, सरकारी लाइब्रेरी के लिए 6,000 रुपये, तहसील सप्लाई ऑफिसर दफ्तर के लिए 6,400, सरकारी राशन स्टोर के लिए 41,000 रुपये, BSNL एक्सचेंज के लिए 6,500, सरकारी एविएशन हेल्थ सेंटर के लिए 8,000, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 42,500, जम्मू कश्मीर बैंक के लिए 33,000 और कोऑपरेटिव बैंक के लिए 16,000 रुपये माहाना किराया अदा किए जा रहे हैं। मेरी एक मोदबाना गुजारिश है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1983 में हमारी थन्ना मंडी में ये जो हमारी तहसील कम्प्लेक्स की बिल्डिंग है ये बनी थी और जितने भी दफातर थे वो सारे इसी के अंदर थे। एक हिसाब का एक मिनी सेक्रेटेरिएट था हमारा थन्ना मंडी के अंदर। बदकिस्मती से ये 2019-18 तक अच्छा काम चलता रहा, अच्छे सिस्टम रहा। अगर कोई भी दूर दराज से लोग, दूर इलाका है ये हमारा थन्ना मंडी का, मंगोटा, शाहदरा, देरा गली तक लंबा इलाका है, वहां से लोग आते थे और पैदल एक ही छत के नीचे सारे दफातर थे और अपना काम करके शाम को घर चले जाते थे। 2018 के बाद क्या हुआ कि ये बिल्डिंग जो है इसको अनसेफ किया गया और ये बिल्डिंग गिर गई। गिरने के बाद फिर क्या हुआ कि 2019 में हमारे उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब और उस वक्त के जो हमारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने आके इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और बदकिस्मती ये है कि वो फाउंडेशन स्टोन आज तक वहीं का वहीं है और हमारे 26 इस वक्त यहाँ दफातर हैं तहसील के अंदर थन्ना मंडी में और एक 10 किलोमीटर ऊपर, दूसरा 10 किलोमीटर इधर नीचे, एक शुमाल की तरफ, जुनूब की तरफ, एक मशरक की तरफ, एक मगरिब की तरफ। अगर दिन को घर से इंसान अगर आए तो मर के 2 दफ्तर से अपना काम नहीं कर सकता। उसके बाद ये खंडर वैसे का वैसा पड़ा है। 17 दफ्तर हमारे जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स जो हैं वो हायर करके रखे हुए हैं। मान लो कि 30 लाख महीने का किराया जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग वालों को वो दे रहे हैं। लेकिन 19 के बाद आज 5 साल पूरे होने को हैं इसके, लेकिन हमारी जो तहसील कम्प्लेक्स है वहीं की वहीं इसके अंदर कबूतर और कुत्ते और बिल्लियां नाचते हैं। मेरी आप लोगों के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर इस आज की सरकार से मेरी ये बहुदमाना गुजारिश है कि हमारा जो तहसील कम्प्लेक्स थन्ना मंडी है इसकी बिल्डिंग को तैयार किया जाए, इसकी बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाए, यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाए ताकि लोगों को आने और जाने में दिक्कत परेशानी ना हो। हमारा बीडीओ दफ्तर इस वक्त यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे है, हमारा सोशल वेलफेयर दफ्तर हमारा 10 किलोमीटर नीचे है, हमारा हार्टिकल्चर प्राइवेट बिल्डिंग में है, हमारा एग्रीकल्चर प्राइवेट बिल्डिंग में, हमारी तहसीलदार हमारा प्राइवेट बिल्डिंग में बैठता है। मेरी गुजारिश है, यहाँ SDPO साहब का ऑफिस है, ट्रेजरी हमारे यहाँ बिल्कुल साथ में है, उसके बाद रेजिडेंशियल ब्लॉक जो है वो यहाँ है और मेरी ये गुजारिश है 45 कनाल जो रकबा है हमारा वो यहाँ खाली पड़ा हुआ है। एक तरफ हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई है। खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के गुंड चोगल इलाके में ज़ेर तामीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अब फ्लड जोन करार देकर दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए अगरचे ज़मीन की निशानदी की गई है ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला इस मुंतकिली के हवाले से नहीं लिया गया है। इस मामले पर सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक काबीना वजीर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कहा कि 2 इमारतें किराए पर लेना और इसे GMC कहना एक बड़ी गलती है। और उन्होंने कहा है कि जिस जगह का GMC के लिए पहले इंतखाब हुआ अब कहा जा रहा है कि वो जगह मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये सैलाब ज़दा इलाका था पहले भी और इसके बारे में सब जानते हैं और इसके बावजूद तब उस जगह का GMC के लिए निशानदेही करके इंतखाब करना जो कि सबसे बड़ी गलती थी। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शमीम भट्ट से खुसूसी बात करते हुए चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कहा कि एक बड़ा इदारा है जिसके लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की ज़रूरत होती है। याद रहे कि रमा साल अप्रैल के आखिरी दिनों में शदीद बारिशों की वजह से ये पूरा इलाका सैलाब की जद में आया था, जिस दौरान GMC हंदवारा के साथ साथ कई दीगर इलाके भी सैलाब की जद में आए थे। अब मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उस जगह का इंतखाब करने के लिए इंतज़ामिया ने बग़ैर सलाह मशवरे और मकामी लोगों से राय लिए बगैर इस जगह का इंतखाब किया था। हूँ ज़िले कुपवारा, ज़िले बारामूला लोगों के ये के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है कि जो हम कहते हैं कि हंदवारा में GMC आ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने GMC हंदवारा के लिए सैंक्शन किया है और इसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने
2022 में इसका फाउंडेशन स्टोन भी डाला है। 325 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और उसमें तकरीबन 50% ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और जब वो 50% खत्म हो जाएगा, मतलब एक्सपेंचर इनकर होगा उसका पूरा, तो और बाकी पैसा जो बंद है वो रिलीज होगा। लेकिन इस वक्त तक जो पैसा रिलीज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें यही 30-35 करोड़ तक रुपए ही खर्च हो चुका है। और जब देखते हैं ऑन स्पॉट हम इस जीएमसी की हालत क्या है, एक रिवर बेड पर बनाया है जो अक्सर व बेशतर वो फ्लड्स का शिकार होता है। जब भी मार्च अप्रैल के महीने में फ्लड्स आते हैं, समर के महीने में, मार्च के महीने में फ्लड आया इस नाले पर, बड़ा खतरनाक फ्लड आया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो ये साइड जो है अब ये फीजिबल नहीं है, अब काम बिल्कुल बंद हो चुका है। उधमपुर में आप देख लीजिए, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, उनकी अपनी फैकल्टीज हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स बन गए हैं और वो तकरीबन 80 to 90% ऑपरेशनल है। लेकिन हमारा जो जीएमसी है ये तो कहीं टेक ऑफ ही नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले भी कहा, 1-2 मकान उन्होंने किराए पर लिए हैं रोड पर, और आगे उसी को बोर्ड लगाया है कि ये जीएमसी है, तो उसे थोड़ा सा जीएमसी है। उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे या उस वक्त के जो इंजीनियर, जब वो वहां पर गए, उन्होंने साइट का इंतखाब किया, लोगों ने विलिंगली अपने बाग काटे, जमीन छोड़ी और कहा कि ये हमारी जमीन है। और दो साल में मतलब आप देखते हैं कि कुछ मामूली से कुछ कंस्ट्रक्शन बन गए हैं, वो भी पिलर ले, और उसके बाद बंद हो गया है। अब जबकि एक ही फ्लड आ गया तो ये कहते हैं कि अब ये साइड, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें एक्शन ले लेगी। जिन्होंने इस साइट का इंतखाब किया बगैर सॉइल टेस्टिंग के, बगैर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बगैर टेक्निकल सैंक्शन के, उन्होंने जो इतना पैसा इनकार किया और फिर लोगों के बाग भी काटे, लोगों को नुकसान भी काफ़ी किया, और ऑल ऑफ ए सडन अब ये कहते हैं कि ये फिजिबल साइट है। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा ने जिला सांबा की खवातीन किसानों को ऑर्गेनिक और कुदरती काश्तकारी करने के बारे में आगाह किया, जिसमें महकमे के साइंसदानों ने काश्तकारी को नामियाती और कुदरती काश्तकारी के तरीके बताए हैं ताकि ज़मीन की क्वालिटी अच्छी और सेहतमंद रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ ही लोगों की भी ज़िंदगी सेहतमंद और उनकी जो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो भी सही रहे। मेरा मैसेज यही है कि केंद्र सरकार भी बहुत जोर शोर से लगी हुई है, और ऐसे हमारी जो JNK यूटी की सरकार है, माननीय हमारे जो LG साहब हैं, उनकी देखरेख में हम ये देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट HADB में प्रोजेक्ट नंबर 16 आया है, जिसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि अल्टरनेट एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाए। और उसका मुख्य उद्देश्य आज जो रहा, उसमें डॉक्टर प्रशांत बख्शी जी जो हेड हैं फ्रूट साइंस के, और सेंटर फॉर नेचुरल एंड जो ऑर्गेनिक सेंटर है हमारा फार्मिंग का स्क्वाश जम्मू चट्टा में, वो अपनी पूरी टीम लेके आए हुए हैं। उनके साथ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर बलवीर दोत्रा भी हैं। और आज के कार्यक्रम का यही रूपरेखा थी कि पहले इनको थ्योरेटिकल पोर्शन कराया जाए, इनको थ्योरी थे, पूरी सी विधियाँ इनको बताई गई, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनको। उसके बाद इनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिया है कि बीजामृत कैसे बनाना है, जीवामृत कैसे बनाना है, पंचगव्य कैसे बनाना है, और नीमास्त्र का प्रयोग कैसे करना है। इन सब के जो प्रैक्टिकल है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सांबा के प्रांगण में एक इकाई है हमारी नेचुरल फार्मिंग का, जो एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है, वहाँ पर इनको दी गई है। और हमारी यही उम्मीद है जितनी भी मातृशक्ति ये किसान महिला जो आई हैं, ये बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी और ये मैसेज जो है पूरे ज़िले में पर्कुलेट करेंगी, क्योंकि ये एक पहला इस तरह का कार्यक्रम था HADB प्रोजेक्ट नंबर 16 के अंतर्गत। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर प्रशांत बख्शी जी की अगुवाई में और भी निरंतर ऐसे कार्यक्रम चलेंगे और हमारे किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्राकृतिक खेती की ओर जुड़ेंगे। जी, मैं डॉक्टर प्रशांत बख्शी, प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस और हेड सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग चट्टा स्कॉच जम्मू। आज सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग में जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है HADP का, अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में
जो 29 प्रोजेक्ट हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि किसान भाइयों को, बहनों को जागरूक करना कि कैसे वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाएं और रासायनिक खेती का इस्तेमाल कम करें। जैसे रासायनिक खेती का इस्तेमाल करके हमारी जो मृदा है उसकी फर्टिलिटी लेवल घटता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हमारी जो राष्ट्रीय नेशनल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आह्वान किया है कि आप प्राकृतिक खेती को अपनाओ, आप जैविक खेती को अपनाओ। और उसी के अंतर्गत आज इस केवीके में हमने इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 9 ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाइयों और बहनों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है वो केवल मात्र शक्ति के लिए थी। सभी किसान महिलाओं ने इसमें भाग लिया। यहाँ पर मकसद ये था कि हम घर घर ये मैसेज पहुंचाएं इनके द्वारा कि आप अपने जो रसोई घर है या किचन गार्डन है वहाँ पर जो सब्जियां हैं उनमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करें। आप जो हम घर में गोबर है या वर्मी कंपोस्ट है इनका इस्तेमाल करके अपने जो पोषक तत्व रिच अपनी वेजिटेबल को उगाएं, उनका प्रयोग करें, अपने परिवार को तंदुरुस्त करें। मैसेज यही है कि हर कोई ऑर्गेनिक खेती को अपनाए, खुद भी तंदुरुस्त बने और अपना जो उसको कंज्यूम करता है वो भी तंदुरुस्त बने। मेरा नाम नीलम शर्मा है, अस दुड़ुई ग्रां दे हैं। अस इत्थे मतलब जो भी सानू जानकारी मिली है वो इ'यै मिली कि अपनी ज़मीन च देसी हैल पाओ और देसी फसलां त्यार करो, देसी हैल कन्नै फ्रूट जो भी है सब्जियां उं'दे कन्नै गै त्यार करो। और अंग्रेजी जेह्ड़ियां एह् दवाइयां जां कोई बी किश अस स्प्रे करने आं ओह् बिल्कुल बंद करो। मतलब सानू इत्थे आनियै सारें गी इ'यै जानकारी मिली है। ते विभाग होर केह् मदद करा दा थुआढ़ी? विभाग सब कुछ मदद करा दा है, जो भी चीज़ है मतलब सानू इत्थे हर फैसिलिटी मिला दी है। कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो किसानों को नए नए तौर तरीके जो है वो फार्मिंग के बताए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र की एक अच्छी पहल ये देखने को मिल रही है कि किसानों को नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है वो जागरूक किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। यानी कहीं ना कहीं आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जो फार्मिंग इस समय की जा रही है वो चाहे सब्जियों की खेती बाड़ी है या फ्रूट्स की खेती बाड़ी है या फिर अन्य जो खेती बाड़ी के जो साधन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल युक्त खाद का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसके इस्तेमाल करने से मिट्टी की गुणवत्ता भी खत्म होती है और उसी के साथ साथ इंसान की सेहत भी खराब होती है। तो किसानों को इसलिए आज जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग ऑर्गेनिक यानी जो जैविक खेती है उसकी तरफ जाएं और नेचुरल फार्मिंग की तरफ यानी प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। उसी को लेकर कुछ जो चीजें हैं आज किसानों को यहाँ पर बताई गई हैं, किसानों को जागरूक किया गया है। कुछ महिला किसानों को यहाँ पर जागरूक किया गया है, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट पर जाकर बताया गया कि किस किस तरह से आपने जो है वो खाद का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि मिट्टी की जो आप कह सकते हैं कि सेहत है वो भी ठीक रहे, यानी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो ठीक रहे और उसी के साथ साथ इंसान की सेहत भी ठीक रहे। इसके ऊपर हमने कुछ साइंटिस्ट हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के, यहाँ के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ हमने बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा नेचुरल फार्मिंग और उसी के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ये आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, अपने आप को ठीक रखें, अपने परिवार को ठीक रखें और मिट्टी की सेहत को भी। बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सदरकोट पाइन बांडीपुरा के लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि श्रीनगर बांडीपुरा रोड को मिलाने वाली सड़क इंतहाई खस्ताहाली के शिकार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि बरसों पहले सड़क पर मैकडम बिछाने के बावजूद सड़क की अब हालत काफ़ी अबतर हो चुकी है, जिससे मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने आला हुकाम से सड़क की मरम्मत की अपील की है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कत करो यह ज्यादा रोड वन ज्यादा हालात खराब रोड वन ठीक गसान कहें वनकस मौसम तो खराब, मतलब अगर मामूली रूद पे स्लिप गसान। अगर पे सदरकोट कत करो
तत ज्यादा रोड यम वन तो पेंडिंग यम तो अस के पाई नश कत करो तत तमित रोड मे कह वफत कह लूक आमुत मे नश कि अस के पायनस मज तम इंटरनल रोड तम तो खराब तमाम रोड बस RNB एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबस मुश्ताक सबस रिक्वेस्ट करान कि ज्यादा सुनवार मज तो रोड खराब पज तम एड्रेस कर रोडन पज फौरन काम लगान। यह रोड सुदरकुट पे वसान मतलब मैनस पे टच करान यह खस्ता हाल बेमार हस्पताल मज वात सह टाइमस पे तौर कहें खस्ता हाल तप बनान तौर पकन कहें वो पे दो खो दो अगर मतलब वो पे मौसम मतलब चेंज तप टोटल खत्म रोड मतलब यह गुजारिश मेहरबानी कि मैकने आज गए कहें तो अगर वो रोडी त्रावन तो थोड़ा गए पकन लायक सह टच। जनूबी कस्बा त्राल में खानकाए फैज़ पना के सहन में महकमे सयाहत ने साल 2017 में एक कैफेटेरिया की संग बुनियाद रखी, ताहम अभी तक कैफेटेरिया का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। कैफेटेरिया के सामने महकमे सयाहत की जानिब से नस्ब बोर्ड पर 2022 में ही कैफेटेरिया का काम मुकम्मल दर्ज किया गया, लेकिन ज़मीनी सतह पर कैफेटेरिया अभी भी तशने तकमील है, जिस पर लोगों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। मकामी लोगों ने जल्द अज जल्द कैफेटेरिया का काम मुकम्मल करने की सरकार से मांग की है। आपकी बात सही है, जो कैफेटेरिया JKTDC की वसातत से तामीर किया गया है यहाँ त्राल आस्तान आलिया हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सहन खाने में बनाया गया, जो कि जून 27 2022 में कंप्लीट किया गया, जिसका काम कंप्लीट किया गया। न जाने किन वजूहात की बिना पर इसको बरोई इस्तेमाल नहीं लाया गया और इसका इस्तेमाल अभी तक 2025 आने वाला है न हुआ, जबकि इसको 2 जून 2022 से ही इस्तेमाल में लाना चाहिए था। तो आजकल इस जगह को अबतर हालत में देखकर हमें ये अफसोस होता है कि अगर जगह हाजा ये जो इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको बरोई कार लाया जाता और इसको उस अमल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता जिसके लिए इसको बनाया गया होता, तो काफ़ी हद तक हमें नफ़ा देखने को मिलता। लेकिन पता नहीं किन वजूहात की वजह से इस जगह को इस अबतरी हालत में रखा गया और बिल्कुल इसकी तरफ कोई तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ से न दिया गया। हम ये चाहते हैं कि मेरा इसमें ये कहना है कि ये वहाँ पे आस्तान शरीफ जो अभी लिया है ये वक्फ ने लिया हुआ है, तो अगर उन्होंने 2022 में उसको कंप्लीट करना था, उसका डेडलाइन था, अभी 2024 और 25 के इसमें हम आ रहे हैं, तो वो तो इस वक्त तक आज तक कंप्लीट होना चाहिए था। तो इसमें शायद वक्फ का मसला भी होगा और गवर्नमेंट का भी है, तो दोनों को वहाँ पे मैं शजराबी से भी साहिबा से भी ये इस्तदा करूँगा और गवर्नमेंट से भी इस्तदा करूँगा कि उसको जल्द ठीक किया जाए। उसमें बस कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसके तो वो तो बिल्डिंग भी कंप्लीट है, उसमें बस थोड़ा सा मुझे लगता है 5-6 लाख का काम पड़ा हुआ है। तो वो अगर वो करते और वो घर उसके लिए लोगों के लिए वक्फ कर देते उसको, तो वो उसमें उनको बहुत पैसा भी आता, क्योंकि वहाँ पे एक कैफेटेरिया की बहुत अशद ज़रूरत है और वो आस्तान आलिया के सहन में है और जुमा के दिन लोग आते हैं, ज़्यादा आते हैं और अक्सर भी लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अगर वो वहाँ पे चाय वगैरह का वो कर देते और बाकी चीज़ें भी रख देते तो उनका भी पैसा बनता और इसका जो है वक्फ का भी के लिए भी पैसा उसका बनता। लेकिन अभी तक क्या हालात है, क्यों किस वजह से उन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया। और ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।